नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। पूर्व पाठ में हमने अध्ययन किया था कि हिंदी भाषा का विस्तार कितना है और उसके विविध रूप कौन कौन से हैं। आज के पाठ का प्रकरण है हिंदी भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं। इस पाठ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि मूलतः हिंदी भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, और हिंदी भाषा की विशेषताओं को जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भाषा और व्याकरण के मध्य क्या संबंध है। भाषा और व्याकरण के संबंध को जानने से पहले यह भी जानना आवश्यक है कि हमारी वर्णमाला का स्वरूप कैसा है और उसकी संरचना कैसी है। वर्णमाला को समझने के बाद हम शब्द के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे, और इस पाठ में यह प्रयास किया जाएगा कि शब्दों के विकारी और अविकारी दोनों स्वरूपों को जाने और इसके साथ साथ क्रिया भेद को भी जाने। हिंदी भाषा की विशेषताओं के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और इसी रूप में निरंतर करता भी आ रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित और जो शुद्ध स्वरूप है वो स्थिर नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा का स्वरूप शुद्ध और स्थायी कैसे किया जाए। भाषा के शुद्ध और स्थायी स्वरूप को निश्चित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है और यह योजनाबद्ध होना चाहिए, और इस नियमबद्ध योजना को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के नियमों से भाषा को बोलना और लिखना सरल और सहज हो जाता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए हमें भाषा के नियमों का आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक होता है, और जो भाषा के नियम होते हैं इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी हमें विशेष रूप से उस भाषा से संबंधित व्याकरणिक नियम होते हैं उनसे मिलती है। तो व्याकरण भाषा के स्वरूप को संस्कारित करता है और उसके बाद उसके लिखित और व्यावहारिक प्रयोग को समुचित दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा और व्याकरण दोनों आपस में पूरक होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, आपस में अंतर्निहित होते हैं। भाषा व्याकरण को दिशा देता है और व्याकरण भाषा को एक नियम में अनुशासित करता है। तो व्याकरण के द्वारा ही भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग का स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे व्याकरण के कितने विभाग होते हैं। तो भाषा के स्वरूप को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। वर्ण विचार, यहीं से भाषा का आरंभ होता है। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, उनके रूप, आकार, भेद आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वर्ण के बाद आता है शब्द, शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, प्रयोग, उनकी उत्पत्ति, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। शब्द के बाद पद की श्रृंखला आती है। पद विचार, पदों का निर्माण शब्दों के व्यवस्थित क्रम से मिलकर किया जाता है और ये शब्द निर्माण के बाद की अवस्था होती है। पद निर्माण के बाद वाक्य विचार होते हैं और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य निर्माण, उनके प्रकार, उनके भेद, वाक्य गठन, वाक्य प्रयोग और उनका विग्रह, इन संदर्भों पर विचार किया जाता है।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद और पद के बाद वाक्य का निर्माण होता है। अब हम आरंभ करेंगे वर्णमाला से, क्योंकि हिंदी का प्रारंभ ही वर्णमाला से होता है। तो हिंदी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो समूह आते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन, व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वर्ण के बाद शब्द आते हैं। तो वर्ण समूह मतलब दो वर्ण जब समूह के रूप में एकत्रित होते हैं या ध्वनि समूह, इनको शब्द कहते हैं। शब्द, अब आप ये ना यहां सोचिएगा कि अगर कई वर्ण मिल गए तो वो शब्द हो गए। शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकारों पर अध्ययन करें तो शब्द सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इन वर्गों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्थक शब्द कौन से होते हैं। सार्थक अपने अर्थ से ही द्योतित हो रहा है कि किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आना, जाना, ऊपर, नीचे, तो ये जो शब्द हैं इनसे एक निश्चित अर्थ का बोध हो रहा है। जैसे वो आ रहा है तो आना, ऊपर मतलब कोई ऊपर की बात कर रहा है, पाना कोई चीज प्राप्त हुई। तो जो भी वर्ण है, वर्ण का समूह बना, उससे हमें एक निश्चित अर्थ का बोध हो रहा है। इसके बाद हम निरर्थक शब्दों की बात करें तो किसी निश्चित अर्थ का बोध जहां नहीं होता, मतलब कुछ वर्णों से ऐसे शब्दों के समूह बनते हैं जिनसे हमें किसी भी निश्चित अर्थ का बोध नहीं हो रहा है या किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोग सामान्य बोलचाल में बोलते हैं, रोटी वोटी, पानी वानी दे दो, डंडा वंडा कहाँ रखा है। अब रोटी तो समझ आता है, वोटी क्या है, पानी समझ आता है, पर वानी क्या है, डंडा परवंडा। तो यहाँ पर जो वोटी है, वानी है, वंडा है, ये शब्द क्या है? ये निरर्थक शब्द हैं जिनके अपने कोई सार्थक अर्थ नहीं है, केवल शब्द के साथ बोलचाल में बोले जा रहे हैं। तो सार्थक शब्द स्पष्ट हो गए, निरर्थक शब्द स्पष्ट हो गए। अब हम बात करेंगे विकारी एवं अविकारी शब्दों के बारे में कि कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति सबसे महत्वपूर्ण होती है। हिंदी में संज्ञा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द तो इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन कारणों से जो विकार आ जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, हम दोबारा बोल रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी पद है। और विकारी शब्द में परसर्ग लगा होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझेंगे कि किस तरीके से संज्ञा शब्दों में विकार पैदा होता है। संज्ञा शब्दों में कैसे अर्थ का परिवर्तन होता है। यह 4 वाक्य दिए हुए हैं। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, लड़की पढ़ती है और चौथा वाक्य है लड़कियां पढ़ती हैं। तो आप देखिए प्रथम वाक्य में लड़का से लड़के हो गए, दूसरे वाक्य में लड़का, प्रथम वाक्य में, दूसरे वाक्य में लड़के, तीसरे वाक्य में लड़की पढ़ती है जो परिवर्तित होकर चौथे वाक्य में लड़कियां पढ़ती हैं। इस रूप में इसने अपना स्वरूप परिवर्तित कर लिया। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्द लड़का लड़के में परिवर्तित हुआ, लड़की लड़कियां में परिवर्तित हो गया। लड़का संज्ञा शब्द है जो संपूर्ण लड़का जाति का बोध करा रहा है। तो इस उदाहरण में पहले वाक्य में लड़का, दूसरे वाक्य में लड़के,
तीसरे वाक्य में लड़की तथा चौथे वाक्य में लड़कियां रूप परिवर्तित होकर आया है। और इसी परिवर्तित रूप को शब्द का विकारी रूप कहा जाता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको सर्वनाम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्वनाम कैसे विकारी शब्द में परिवर्तित होते हैं। तो इसे भी एक उदाहरण से आप देखिए कि यह मेरी किताब है, प्रथम वाक्य। द्वितीय वाक्य, इसकी कीमत 50 रुपए है। तृतीय वाक्य में, इसे मैं रुचि के साथ पढ़ता हूं, इसको मैं सहेज कर रखूंगा। चतुर्थ वाक्य। तो आप इन चारों वाक्यों में सर्वनाम देखिए कौन से हैं। पहले वाक्य में यह, दूसरे वाक्य में इसकी, तीसरे वाक्य में इसे और चतुर्थ वाक्य में इसको। तो यह एक सर्वनाम है जो दूसरे वाक्य में इसकी हो गया, तीसरे वाक्य में इसे हो गया और चौथे वाक्य में इसको रूप में परिवर्तित हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं, ये भी विकारी शब्द होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको विशेषण समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चित्र में भी दिखाने की कोशिश की गई है। पहला वाक्य है, काला घोड़ा घास खा रहा है। तो घोड़ा कैसा है? काला। दूसरे वाक्य में वाक्य परिवर्तित हुआ और द्वितीय वाक्य में कहा जा रहा है कि काले घोड़े घास खा रहे हैं। तृतीय वाक्य में स्त्रीलिंग द्योतक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि काली घोड़ी घास खा रही है। विशेषता बता रहे हैं घोड़ा की और घोड़ी की या घोड़े की। तो मतलब यहाँ पर काला परिवर्तित हुआ काले में और फिर तृतीय वाक्य में वही काला रंग काली में परिवर्तित हो गया। तो काला एक विशेषण है और काला शब्द घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से काला क्या है? विशेषण ही है। तो इस उदाहरण में पहले वाक्य में काला, दूसरे वाक्य में काले और तीसरे वाक्य में काली रूप का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि विशेषण शब्द भी विकारी होते हैं। अब हम यहाँ पर क्रिया की बात करें। क्रिया को भी हम उदाहरण से समझते हैं। बालक दौड़ता है, ये प्रथम वाक्य। द्वितीय वाक्य, बालक दौड़ते हैं। तृतीय वाक्य में बालिका दौड़ती है। चतुर्थ वाक्य में दर्शाया गया है कि बालिकाएं दौड़ती हैं। अब इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। यह चित्र में देखिए, दौड़ता, दौड़ते और दौड़ती। तो दौड़ना एक क्रिया है जिसके स्वरूप में क्रमशः दौड़ता, दौड़ते और दौड़ती के रूप में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि क्रिया भी विकारी होती है। तो इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन देखने को मिलता है वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों के उदाहरण आपने किन रूपों में देखे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, क्योंकि इसका विस्तृत वर्णन हम किसी अन्य अध्याय में करेंगे। जिस शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता है उसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के शब्द हम आपको बता दें: परंतु, अचानक, बिना आदि। ये कहीं पर भी प्रयोग होंगे, ये परंतु परंतु ही रहेगा, अचानक अचानक ही रहेगा। जैसे अचानक वह आ गया, मैं जाना तो चाहता था परंतु किसी कारण से जा नहीं सका। तो किसी भी रूप में प्रयोग किया जाए, ये जो अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय होते हैं, ये अपना स्वरूप नहीं परिवर्तित करते और अविकारी शब्द में परसर्ग भी नहीं होता है। विकारी शब्दों में हमने चर्चा की कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम संज्ञा को वापस लेते हैं और संज्ञा के संदर्भ में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो संज्ञा क्या होती है?
सबसे पहले हम जाने संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद को प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, किंतु कारक के अनुसार विभक्ति या परसर्ग के साथ संयुक्त होकर यही प्रतिपादक संज्ञा पद बन जाता है। औपचारिक रूप से संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनको हम संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में इन भेद को, उनकी परिभाषा और उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति में जैसे किसी का नाम हो गया, वो रमेश हो गया, सीता हो गया, रीता हो गया, जस्टिन हो गया, कोई भी नाम हो सकता है। स्थान वो भारत हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, राजस्थान हो सकता है। वस्तु यमुना जो नदी है, हिमालय जो पहाड़ है। तो यहाँ पर यमुना नदी का नाम है, हिमालय पहाड़ का नाम है और रामायण एक ग्रंथ का नाम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति, धर्म, प्राणी, वस्तु के संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, मनुष्य संपूर्ण मानव जाति का बोध कराते हैं। अभी अगर हिमालय कहें तो ये किसी एक पर्वत की बात हो रही है, अगर पहाड़ कह रहे हैं तो क्या है? समस्त पहाड़ का बोध करा रहे हैं, घर या नदी। तो इस प्रकार से जो शब्द किसी जाति, धर्म, प्राणी या वस्तु का संपूर्णता या संपूर्ण समूह का बोध करा रहे हैं वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक ना होकर पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सेना हो गई, भीड़ हो गया या मेला। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? एक समूह का, एक समुदाय का। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें द्रव्य, सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। जैसे कोई लकड़ी है तो लकड़ी क्या है? द्रव्य। सोना, स्टील, ऊन। फिर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो जो शब्द धर्म, भाव, गुण, स्वभाव या अवस्था इसका बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे लंबाई, बचपन, मित्रता, सुंदरता, हंसी, उड़ान। तो ये क्या है? भाव का बोध हो रहा है। कोई हंस रहा है तो हंसने के भाव का बोध हो रहा है। कोई चित्र हम देख रहे हैं, चित्र से किसका बोध हो रहा है? कि वो सुंदर है। और कोई बच्चा दिख रहा है तो हमें उसकी बचपन का बोध हो रहा है। तो या कोई पक्षी उड़ रहा है तो कितनी ऊंचाई पे उसकी उड़ान क्या है। तो यहाँ से भाव का बोध हो रहा है। तो भाषा की विशेषताओं में हमने व्याकरणिक विशेषताओं का विशेष रूप से अध्ययन किया। इस पाठ में हमने प्रारंभ किया वर्ण से और वर्ण के बाद शब्दों को स्पष्ट किया। शब्दों में हमने विकारी और अविकारी शब्दों को स्पष्ट किया। जो वाक्य होते हैं उनकी रचना व्याकरण के नियमों द्वारा सुनिश्चित होती है। ये नियम व्याकरण द्वारा संचालित होते हैं। तो वर्ण शब्दों का सृजन करते हैं और शब्दों से पद बनते हैं और पद से वाक्य विन्यास होता है। शब्द इस पाठ योजना में मुख्य रूप से स्पष्ट किए गए कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द कौन से होते हैं। वाक्य विचार में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। हिंदी में संज्ञा शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है जिसे हमने स्पष्ट किया। इस वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया और विशेषण विकारी पद होते हैं और विकारी शब्दों में परसर्ग होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह भी इस पाठ में स्पष्ट किया गया। वाक्य निर्माण से पूर्व संज्ञा पद को प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, किंतु कारक के अनुसार विभक्ति या परसर्ग के साथ संयुक्त होकर यही प्रतिपादक संज्ञा पद बन जाते हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत शब्द भेद, संज्ञा प्रत्यय का विशद अध्ययन किया गया और इसी क्रम में हम अगले पाठ में संज्ञा के विकारी तत्व एवं क्रिया भेद को और विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।